हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक। तो इस सेशन में अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी। वेरी गुड टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और बेसिकली तीन या कहें कि 4 टाइप बनते हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये हो गया कि जब हम अर्थ सरफेस से एबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो भी जी की वैल्यू घटती है। और जब अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, यानी गड्ढा खोद कर, गड्ढा तो कैसे खोद देंगे, कितना अभी तक मैरियाना ट्रंच 10 किलोमीटर है गहराई तक, उसे आगे तो जा नहीं सकते, लेकिन नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू घटती है। इसके अतिरिक्त एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके कारण भी जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है। और जी की वैल्यू अर्थ के शेप के कारण भी परिवर्तित होता है। अर्थ का शेप स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है, बल्कि कह लें इलिप्सॉइड है, फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। यानी कुछ हमारी अर्थ सरफेस जो होता है कुछ इस तरह का है, बल्ज है, इक्वेटर पर बल्ज है और पोल पर फ्लैटेंड है। तो इस कारण भी जी की वैल्यू में चेंजिंग आती है। अब ये कहें कि अर्थ सरफेस यहाँ पे जो इक्वेटर है, इसका रेडियस जो होता है 21 किलोमीटर मोर है पोल के अकॉर्डिंग। तो अब जब जी का हम रिलेशन निकालें तो उससे हमको पता चलेगा कि कहाँ पे, किस जगह पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और किस जगह पर जी की वैल्यू कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे वेट। व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, देन हम लोग वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, वेट। व्हाट इज वेट? तो एक्चुअल में वेट जो होता है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल होता है एक्ट ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एक्ट ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल होता है जो बॉडी पर एक्ट करता है और डायरेक्शन होता है अर्थ सेंटर की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम ये ले लें कि ये हमारा अर्थ है और इस जगह पर कोई बॉडी है या मास का, और ये हम ले लेते हैं अर्थ का सेंटर, यहाँ से सेंटर हो गया, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर है। सेंटर से डिस्टेंस हम ये सपोज कर लेते हैं आर है। तो उस कंडीशन में जो इसका वेट होगा इस बॉडी का, वो W = m × g, ये वेट होगा। और ये चीज़ देख लिए कि इसका अगर मास हम m मान लेते हैं, मास, और रेडियस तो r ही है, तो एक्चुअल में जो इस पर इनके न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोगों ने देखा कि अगर दो बॉडी सेपरेटेड है r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो F = Gme/m/r², ये मिलेगा हमको। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ये इसके जगह पर, F की जगह पर हम रख देंगे mg, और ये हो गया Gme/m/r²। m ने m को कैंसिल किया, तो G = मिलेगा हमको Gme/r²। और R की जगह पर हम लिख सकते हैं, इस R की जगह पर लिखेंगे RE, और अर्थ सरफेस से अगर हाइट हम h ले लेते हैं, हाइट h लेते हैं, तो RE + h, ये होगा हाइट। R = RE + h, तो इसके जगह पर RE + h भी हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे हमको ये देख रहा है कि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से। अब जैसे देखें कि g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो r², r की वैल्यू अगर जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे अबव द अर्थ सरफेस तो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर हम कह लें कि अर्थ सरफेस की बात करें, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस ले लें तो अर्थ सरफेस पर h की वैल्यू 0 हो जाएगा और g इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे GME अपॉन RE प्लस EH का होल स्क्वायर होता है। h हमारा 0 हो गया तो g इक्वल टू कितना मिलेगा, GME अपॉन RE स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको कैप्सूल की तरह घोट जाइए क्योंकि इसका बार बार हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू जो होती है इतनी होती है GME अपॉन RE², ME मास ऑफ दी अर्थ एंड RE रेडियस ऑफ दी अर्थ। अब इसको हमने बार क्यों कहा कि कैप्सूल की तरह से निगल जाइए, अंदर निगल जाइए, क्योंकि इसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। GME, अब इस रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं कि GRE का स्क्वायर इक्वल टू GME, यानी कहीं पे ये है तो हम इतना लिख लेंगे और ये है तो इसको लिख लेंगे, GRE स्क्वायर इक्वल टू GME। ये हमारा अर्थ सरफेस पर है। जी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये होता है जी की वैल्यू। मास ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली तो तौल तो सकते नहीं है किसी तराजू में रखकर, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है 5.92 होता है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 6.0 इंटू 10⁻24 केजी लेते हैं। और मास ऑफ द अर्थ हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होता है हमारा। अब देखें कि इसको हम क्या करें कि ये चीज़ें ये हमारा हुआ। अब इनको अगर इसमें हम पुट कर दें तो जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी इक्वल टू मिलकर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और जी की स्टैंडर्ड वैल्यू कह लें कि अर्थ सी लेवल पर 45 डिग्री लेटीट्यूड पर कैलकुलेट किया गया है और जी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू में हम लोग चेंजिंग देखेंगे, कहाँ कहाँ पे चेंजिंग आती है। अभी हमने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जब हम एबव द अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है। बिलो द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं तब भी हमारी जी की वैल्यू कम होती है। और इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर का रेडियस जो होता है 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर जो होता है मोर है अकॉर्डिंग टू पोल्स। तो अब यहाँ पे देखें जी इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अब R अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो जी तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो RE की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, पोल्स इक्वेटर पर अधिक है, तो इक्वेटर पर अधिक होने के कारण जी की वैल्यू इक्वेटर पर सबसे कम होती है और पोल्स पर जो होता है यहाँ पे पोल है, पोल पर अधिक होती है। अब जो वेट की हम बात कर रहे थे
तो वेट का वेरिएशन देखें तो वेट का वेरिएशन हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। नोट कर लें, नोट कर लें, ओके, नोट कर लिया, ओके ओके। तो वेट का अगर वेरिएशन हम लोग देखते हैं तो जी के अकॉर्डिंग ही वेरिएशन उसका भी होता है वेट का। अगर हम ये कहें कि वेट का वेरिएशन देखें तो वेट का वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ले लें और ये इस तरह से, ये W और ये हमारा जैसे जैसे डिस्टेंस है H है चाहे R है तो वेट का वेरिएशन हम ले सकते हैं, यहाँ पे R लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ देखें सेंटर पर वेट, अर्थ सेंटर पर वेट 0 होगा, फिर अर्थ सरफेस से, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस पर आएंगे तो वेट इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ से अर्थ सरफेस से एबव जाएंगे तो फिर वेट हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम कह लें कि रोटेटिंग फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो उस कंडीशन में वेट चेंज होता है। कह लें कि हम लोग देख चुके हैं मोशन इन लिफ्ट, लिफ्ट में देखे थे, अगर लिफ्ट में अगर कोई पर्सन है तो उसका वेट m और ये हो जाता है G+a, यानी वेट इंक्रीज कर जाता है। अगर वो लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड आ रही है तो m और ये हो जाता है G-a, यानी वेट जो होता है डिक्रीज कर जाता है। तो उस कंडीशन में जब रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो वेट में चेंजिंग आती है। अब हमको जी का वेरिएशन देखना था तो जी का वेरिएशन हम लोग देखते हैं, पहला इफेक्ट ऑफ हाइट। तो यहाँ पे हम देख लें पहले चीज इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड कह लें या उसी को कहेंगे हाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो हाइट एबव द अर्थ सरफेस देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, हाइट एबव अर्थ सरफेस, हाइट एबव अर्थ सरफेस, ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमारी अर्थ है और ये इसका सेंटर, यहाँ से कोई बॉडी है, अर्थ सरफेस से इसको लिफ्ट किया गया और ये यहाँ पे है, यह मास यहाँ पे है, अर्थ का मास यमी और रेडियस मान लेते हैं RE और इसको H हाइट ले गया। यानी अगर सेंटर से हम बात करें तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, तो सेंटर से R डिस्टेंस पर। अब इसको, अब यहाँ पे इस जगह पर यानी अर्थ सरफेस से H हाइट ऊपर है, तो इस जगह पर इसका वेट कितना होगा, यानी इस पर फोर्स कितना लगेगा, वेट जो होगा वो होगा, इसको F और ये लिखेंगे mg। यहाँ पे चूंकि चेंज हो रहा है तो G' ले लेंगे। अब अर्थ सरफेस जैसे कह लें कि माउंट एवरेस्ट है ये सब, तो वहाँ पे जो G की वैल्यू है वो बहुत ही कम चेंज होती है। अभी हम आपको दिखलाएंगे कि कितना चेंजिंग होगा। अगर माउंट एवरेस्ट कितना 8,800 अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, तो बहुत कम चेंज होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हाइट होती है तो उस समय चेंजिंग आती है जी की वैल्यू में। वेट यहाँ पे कितना इस पर फोर्स एक्ट किया, ग्रेविटेशनल पुल mg' हो गया। अब इसके बीच और ये अर्थ है, मास है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, F = G और m/r²। और इस F की जगह पर हम कितना रख देंगे,
एम जी डैश इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन हो गया आर स्क्वायर, ये मिला हमको। अब यम ने किसको क्या किया, कैंसिल किया, तो जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन हो गया आर स्क्वायर। एक रिलेशन हमको मिल गया यहाँ पे इतना। अब देखें कि जी डैश किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके 1/r², के, यानी r की वैल्यू, यानी जैसे जैसे अर्थ यहाँ से स्लो मोशन में चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऊपर के तरफ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में g की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से मिला। अब याद करिए, अभी मैंने कहा था कैप्सूल की तरह घोट जाइए, लील जाइए, घोट जाइए, तो जी एम ई की जगह पर जी आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब जी डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर और अपान आर ई स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी बना, लेकिन आगे भी हम चलते हैं। आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस r की जगह पर हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो देखिए g डैश इक्वल टू कितना मिलेगा, जी एम ई अपान मिलेगा आर ई और प्लस आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे जरा समझे, खोपचा में a प्लस बी इक्वल टू हो, तो ये हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो a को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, b बटा कितना होगा, ये हो जाएगा। ये a प्लस बी इक्वल टू a को कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बाई ए, तो यहाँ पे हम आर ई को कॉमन लेते हैं। अगर जरा ये होता, सपोज करें स्क्वायर होता, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता और ये स्क्वायर हो जाता। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख दें, जी डैश इक्वल टू जी एम ई और आर ई को कॉमन लिए तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये मिला, और आर ई स्क्वायर ये हुआ। याद करिए जो कैप्सूल आपको मैंने खिलाया था वो कितना है, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, जी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। इतना मिला, यानी जी में जो चेंजिंग है एक फार्मूला हमारा ए भी होगा, जी की चेंजिंग में एक फार्मूला ए भी होगा। यानी एक तो ये हो गया जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, एक फार्मूला हमको मिला था इस जगह पर जी डैश इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और एक फार्मूला हमको मिला जी डैश इक्वल टू जी अपन 1 प्लस एच अपन आर ई स्क्वायर। आर ई क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमको देखना है कि अगर एच की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी कम हो, जैसे माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर और ये 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर और 9 किलोमीटर में काफ़ी लंबा गैप है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिख दें 9 और यहाँ लिखे 64, तो एच अपन आर ई तो यही आएगा। तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, 0.00 समथिंग जाएगा, तो बहुत कम होगा, तो वो निग्लिजिबल होगा, कोई उस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको अब हम ऐसे लिखें एच अपान आर ई, एच अपान आर ई लेस देन 1, यानी 1 से अगर छोटी क्वांटिटी है
तो एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बाइनॉमियल थ्योरम 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + n x। ये बाइनॉमियल थ्योरम है, बाई अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं इसको। तो n हमारा कहाँ जा रहा है, आगे आ रहा है। जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अब ये कंडीशन हो कि जब x की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो, तो h/r की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में ये वाला टर्म आगे आता है। लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं इस तरह से, g डैश इक्वल टू g, और इसको हम ऊपर के तरफ ले जाए h/r पर -2। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे इस जगह पर। तो ये -2 कहाँ आ गया आगे, जब h/r की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस 1 हो, तब हम ये -2 को आगे कर देंगे। तो ये -2 आगे हो गया, तो g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r। एक रिलेशन हमारा ये निकल कर आएगा। यानी जी के कई फार्मूले मिले हम लोगों को। जी का एक फार्मूला g डैश इक्वल टू GME/r²। दूसरा मिला g डैश इक्वल टू GRE²/r²। तीसरा हो जा रहा है हमारा g 1 + h/r का होल स्क्वायर। और फोर्थ फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r। ये हमारे फोर्थ हो गया। ये 4 फार्मूले मिले। अब प्रश्न उठता है कि हम कब किसको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आपको 2 ही फार्मूले लर्न करने हैं, एक तो ये और एक फार्मूला इसको लर्न करना है। तो कब किसको आप अप्लाई करेंगे वो ध्यान देना है कि कब हम इसको अप्लाई करेंगे, कब इसको अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे और वहाँ से क्लियर करेंगे कि इसको आप कब अप्लाई करेंगे और इसको कब अप्लाई करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। तो कहेंगे कि इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया। तो चलिए, हाँ, तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता मैं हूँ। अरे सर, विलन क्यों बन रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आइए। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों का निकल गया ये चीज़। अब परसेंटेज चेंज कितना होगा वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज में कितना चेंजिंग आएगी। तो परसेंटेज में चेंजिंग जो होगा वो होगा g - g डैश अपॉन g इंटू 100 इक्वल टू 2h/r इंटू 100। परसेंटेज चेंजिंग में हमको ये मिलेगा। परसेंटेज में निकालना होगा तो चेंजिंग के लिए ये फार्मूला। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है हमारा कि h इक्वल टू 16 किलोमीटर और h इक्वल टू 1600 किलोमीटर। तो दोनों पर हमको g डैश की वैल्यू फाइंड करनी है कि g डैश कितना होगा। तो देखिए, ये है 60 किलोमीटर। तो पहली चीज़ 16/1600 ये देखेंगे तो काफ़ी कम वैल्यू आ रही है, एक से छोटी आ रही है, एक से बहुत कम आ रही है। तो ये चीज़ इस कंडीशन में हमारा फार्मूला जो होगा वो कौन सा लग जाएगा, ये वाला लगा लेंगे, ये वाले फार्मूले को यूज कर लेंगे। तो और जब ज़्यादा की होगी
तो कौन सा फार्मूला 1600 किलोमीटर, नॉट निग्लिजिबल, निग्लिजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो जी डैश फर्स्ट कंडीशन के लिए जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू कितना है एच, एच का मतलब हो गया 16 और ये हो गया 64, ये हमारा। लेकिन ये चीज़ और ये किलोमीटर है तो चेंजिंग तो हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ कर देंगे, 10⁻³ कैंसिल आउट होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा हुआ। अब इसको हम 9.8 कर दें और यहाँ से 1 माइनस, इसको अगर 4 बार में कट रहा है 2 बार में तो 1/200 लिख लेंगे। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 9.75 के करीब करीब आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम कर लेंगे। लेकिन जब 1600 किलोमीटर होगा तो 1600 किलोमीटर होगा, उस कंडीशन में हमको चेंज करना पड़ेगा, तब दूसरे फार्मूले को यूज करेंगे जी डैश, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे जी डैश इक्वल टू जी बाई, यहाँ पे जी है तो जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। और ये 9.8 और स्क्वायर है 1 प्लस एच, एच का मतलब है 16 और ये 6400 का स्क्वायर 1/4 यानी 5/4, 9.8 और ये हो गया 5/4 का स्क्वायर, 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर 9.8 इंटू 16/25 इतना हो गया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग, जो भी आए समथिंग में यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको रख लेना है, तो ये होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कब हम किस फार्मूले को यूज करेंगे। जब एच की वैल्यू बहुत कम हो, यानी लगभग 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हो, तो हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। कहाँ गया, हाँ ये फार्मूले यूज कर लेंगे। और जब एच की वैल्यू निग्लिजिबल ना हो, बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पर, आप नोट करें इसको। अब लेते हैं हम लोग बिलो द अर्थ सरफेस, तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ कर लेते हैं और बिलो द अर्थ सरफेस। तो बिलो द अर्थ सरफेस, बॉलीवुड मूवी में तो क्या करते हैं लोग, वो बना देंगे अर्थ सरफेस के नीचे भी, सेंटर पर भी पहुंच जाएंगे। रियल में ऐसा है नहीं। मारियाना ट्रेंच है एक, जो अधिकतर कितना है 9 किलोमीटर तक है, 9 किलोमीटर। तो यहाँ से अब हम लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ बिलो, यहाँ से लिख लेते हैं बिलो इफेक्ट ऑफ डेप्थ, डेप्थ बिलो द अर्थ, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। अब ये हम लोग देखते हैं। तो आइए, पहली चीज़ हो गया, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे हमने गड्ढा खोदा संभव नहीं है, गड्ढा खोदा और ये बना लेते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम ही बन जाते हैं, यहाँ पे आ गए, यह मास है। ये रेडियस ऑफ अर्थ हुआ आर ई, और सपोज करें डी बिलो, इतना हम नीचे आए हैं, सिर्फ डी ही, ठीक है,
इतना आए हैं। अब ये चीज हो गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, ये हुआ। अब ये तो अर्थ का मास है, और इस जो ये वाला पोर्शन है इसका मास हम मान लेते हैं यम डैश, ये है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है कि जब कोई स्फीयर है, खोखला स्फीयर है, तो इसके अंदर अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड होती ही नहीं है। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड हम डिस्कस नहीं किए, आगे करेंगे, लेकिन ये बता दें कि जब खोखली चीज़ है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा। यानी ये जो मास है, तो ये जो आउटर सरफेस है, आउटर स्फीयर है, उसके कारण इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। इस आउटर सरफेस के कारण कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। इनर स्फीयर जो है, आउटर स्फीयर के कारण कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, इनर स्फीयर के कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे बॉडी का वेट कितना होगा, तो कितना होगा एम जी डैश, क्योंकि अर्थ सरफेस पर है नहीं, तो जी के वैल्यू में चेंजिंग आ गई, तो जी की वैल्यू चेंज हो गई, तो एम जी डैश लिखा हमने, और एम जी डैश इक्वल टू जी एम डैश एम अपान। अब कितना डिस्टेंस नीचे आए हैं उसको हमको देखना है, तो यहाँ पे कौन सा हम लेंगे, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, क्योंकि यही अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसको हम पहले आर ले लेते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, तो जी डैश इक्वल टू हमको मिल जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब एम डैश की वैल्यू चाहिए, तो मास यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं कि वॉल्यूम मास फाइंड कर लेते हैं। तो मास इक्वल टू होता है एम डैश इक्वल टू मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम भी किसका लेंगे, इस स्फीयर का, यानी वी डैश, पूरे का नहीं है, सिर्फ अंदर वाले इनर स्फीयर है उसका हम वॉल्यूम लेंगे, इसके अंदर का। तो ये 4/3 पाई आर पर क्यूब, और ये हो गया हमारा रो। इसके जगह पर रख देते हैं, तो एम डैश इक्वल टू हमको मिल जाएगा, एम डैश मिल गया, तो जी डैश इक्वल टू मिला जी एम डैश, तो जी और एम डैश की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर पर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई जी रो आर, यहाँ पे जी डैश मिला। अब तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आर, ये आप देखें आर, तो जी डैश तो प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा जी डैश है प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर के बढ़ने पर तो जी को वैल्यू बढ़नी चाहिए, आर की वैल्यू। तो ये कंसेप्ट सीखिए, कहाँ से, देखिए ये हमारी अर्थ है, और अर्थ से जब हम सेंटर की, अर्थ सरफेस की तरफ चलेंगे, इस जगह से सेंटर से सरफेस की ओर चलेंगे, तब आर की वैल्यू, ये आर ये शो कर रहा है कि जब हम सेंटर से अर्थ सरफेस की तरफ इधर चलेंगे, तब जो होता है आर की वैल्यू क्या होगी, तब हमारी आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहाँ पे आर की वैल्यू, तो यानी ये आर अंदर का है, तो सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ चलेंगे, सरफेस की तरफ, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। अदरवाइज ये नहीं कि यहाँ पे जी डैश प्रोपोर्शनल है आर के तो बढ़ने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया। अब एक वो करते हैं, हम यहाँ पे रो की वैल्यू रख लेते हैं, तो डेंसिटी कितना, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो होगा वो ये होगा
मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द अर्थ एम और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई पर क्यूब। डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसकी डेंसिटी चाहे ये आउटर स्फीयर डेंसिटी सेम होगी। तो ये हमने रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर पर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो ये हमने रखा। अब ये जी डैश में हम पुट कर देते हैं, तो जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई और ये है हमारा जी, और रो की वैल्यू ही हमको पुट करना है, तो एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई पर क्यूब और रो की वैल्यू, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग आर, तो 4/3 पाई ये हमारा कैंसिल हुआ। अब हमको मिल गया जी एम ई अपान आर ई पर क्यूब, और यहाँ पे आर जी डैश की वैल्यू हमको मिली इतनी, जी डैश बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, इसको आप लर्न रखें यहाँ पे, जी एम ई अपान आर ई पर क्यूब इंटू आर। अब आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो आर की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए थे, आर की वैल्यू फाइंड किए थे, देखें आर सॉरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह पर हमको मिलेगा आर ई माइनस डी। तो यहाँ पे हम जी डैश फाइंड करें, तो जी डैश इक्वल टू कितना होगा, जी एम ई अपॉन आर ई पर क्यूब, जी एम ई आर ई क्यूब को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, और यहाँ पे आर ई माइनस डी। अब इस आर ई को अंदर के तरफ ले चलते हैं, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और आर ई बाई आर ई 1 और डी बाई आर ई, और ये कैप्सूल है जिसको मैंने आपको खिलाया था कितना, तो ये है हमारा जी और जी डैश और 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये होगा बिलो द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस से बिलो जाएंगे तो उस कंडीशन में जी की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, ये चीज़ आपको। तो ये था हमारा बिलो द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन देख लेंगे कि जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, तो तब आगे ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, और फिर तब हम लोग चलेंगे लेटीट्यूड के साथ कैसे चेंजिंग होता है जी की वैल्यू में, वो कैलकुलेट करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके आइए। ओके सोचता हूँ ओके शब्द कौन लाए थे, अंग्रेजों ने लाया होगा, कोई बात नहीं, चलिए ये हमारी भाषा में तो अब शामिल हो गया है। अब दो चीज़ें हम लोगों ने बिलो द अर्थ सरफेस देख लिया और ये देख लिया। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग वो बना लेते हैं ग्राफ, और तब एक बिलो द अर्थ सरफेस का हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। या पहले बिलो द अर्थ सरफेस का क्वेश्चन एक करते हैं, और देन जो होता है ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इनमें। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस पर 100 न्यूटन है। अब कह रहा है कि जब हम r/2 यानी RE/2 डिस्टेंस बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे, तो उस जगह पर
वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा। ये ऑन द सरफेस है, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर है, ऑन द अर्थ सरफेस। हम कितना गहरा चले गए, Re/2, तो उस जगह पर मतलब Re/2 बिलो द अर्थ सरफेस पर वेट कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो आइए इसको हम कैलकुलेट कर लें इजी तरीके से। तो पहली चीज़ वेट हो गया mg अर्थ सरफेस पर 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन अर्थ सरफेस पर है। अब जी डैश हम लेते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस d/Re, d/Re, इसको हम जी रहने देते हैं। कितना नीचे गए हैं, Re/2 और ये है Re, Re ने Re को मार दिया तो जी 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 को हम सबट्रैक्ट करें तो 1/2 यानी g/2, जी डैश। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट W डैश इक्वल टू mg डैश mg डैश। तो m तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, g डैश की जगह पर g/2 यानी mg इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन। तो हमने रखा 100/2 कितना आ गया 50 न्यूटन, ये हो गया। अब यहीं पे हम ग्राफ भी देख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ कि एबव द अर्थ सरफेस जब हम लोग गए थे तो 3 हम लोगों की जी की वैल्यू मिली थी, जी डैश इक्वल टू Gme/R², ये मिला था। दूसरा जी डैश इक्वल टू G/1 + H/Re, ये का स्क्वायर मिला था। और एक मिला था जी डैश इक्वल टू G1 माइनस 2H/Re, इतना हुआ। और बिलो द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस है, ये तीनों रिलेशन एबव द अर्थ सरफेस, ये और ये। बिलो द अर्थ सरफेस की बात करें तो जी डैश इक्वल टू Gme/Re/r और जी डैश इक्वल टू G1 माइनस d/Re, ये मिला बिलो द। अब अगर ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे हम अर्थ ले लेते हैं और ये हमारा हो गया, ये डिस्टेंस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं जी की वैल्यू, इस पर हम जी का है और ये हो गया अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू जो होती है यहाँ लिख देते हैं अर्थ सरफेस, सरफेस पर जी की वैल्यू होती है Gme/Re², और ये होती है मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से अगर ग्राफिकली देखें तो ये हमारा Re हो गया। अब ये सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होती है, सेंटर से हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखिए यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल है आर के। जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो जी यहाँ से देख लें Gme/Re², तो जी डैश प्रोपोर्शनल होगा 1/R², तो ये ऐसे जाएगा और जी प्रोपोर्शनल होगा 1/R², 1/R² के होगा। तो ये तो जी का वेरिएशन होगा बिलो द अर्थ सरफेस एंड एबव द अर्थ सरफेस। दो चीज़ें हम लोगों ने देखे, बिलो द अर्थ सरफेस के लिए और एबव द अर्थ सरफेस के लिए। यहाँ पे वेरिएशन देखा है कि ये वेरिएशन है कैसे चेंजिंग होती है। मैक्सिमम होता है अर्थ सरफेस पर, और सरफेस पर मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बाकी अंदर की तरफ आएंगे यहाँ से तो घट रहा है, बाहर की तरफ जाएंगे तो घट रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें
तो एबव द अर्थ सरफेस का रिलेशन क्या है, 1/r²। अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो g डैश यानी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि r इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हुआ वेरिएशन। अब अल्टीट्यूड का वेरिएशन देख लेते हैं। सॉरी अल्टीट्यूड तो देख लीजिए, लेटीट्यूड का वेरिएशन हम लोग देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके ओके, बाय बाय, टाटा, ओके। तो अब आते हैं हम लोग लेटीट्यूड के साथ वेरिएशन देखते हैं। जी एक्सियल इफेक्ट ऑफ एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी होगा और इसी में हमारा जो होगा वो वेरिएशन होगा। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, प्यास लग गई है। तो ये लेते हैं, कह दें रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको हम कह सकते हैं लेटीट्यूड के साथ क्या चेंजिंग आती है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें लेटीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए कि अर्थ हमारी क्या हो रही है, अर्थ गोल गोल घूम रही है इस तरह से। तो इस पर जो पर्सन है, चाहे हम ही हो आप हो, सब के सब क्या हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस तरह से अपने जगह पर। देखें अर्थ हमारी ऐसे है, सपोज करें कि अर्थ जो है इस तरह से है, इस तरह से अर्थ है, और अर्थ पर यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये जो होता है ऐसे रोटेट करेगी, तो ये ऐसे ऐसे क्या बनाएगा, ऐसे 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 सर्किल बनाएगा, अपने जगह पर ही क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। और ये देखें कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे कोई पर्सन है, कहीं पे भी किसी जगह पर कोई पर्सन है। मान लेते हैं कि इस जगह पर एक कोई पर्सन है, तो वो क्या हो रहा है कि अपने जगह पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि अर्थ भी हमारी घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये पर्सन जो होता है एक क्या सर्किल में घूम रहा है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो ये भी जो होता है क्या हो रहा है कि सर्किल में वो घूम रहा है, इस जगह पर है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन है तो वो भी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में याद होगा आपको कि सेंटीपिटल एसिलेशन होता है, और ये सेंटीपिटल एसिलेशन कहाँ से मिलता है, ये सेंटीपिटल एसिलेशन जो होता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही मिलता है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो जी की होती है वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू से कम होगी। एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी जी की वो कम होगी। ये चीज़ हुआ। लेटीट्यूड जो होता है कि अगर कोई कह दें कि पर्सन है और सेंटर से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही कोई पर्सन है इस जगह पर, तो यहाँ से इस जगह पर ये लाइन हमने खींचा इस पर्सन को, और ये जो होता है इक्वेटोरियल प्लेन से जितना एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड लेटीट्यूड, इसी को बोलते हैं लेटीट्यूड। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है लवंडा लेमडा। तो ये जो लवंडा है ये कहलाता है आपका लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। अब जब ये पर्सन अब रोटेटिंग फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और इस पर्सन पर मान लेते हैं कि यम द्रव्यमान का ये पर्सन है यम पी, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा
और वो सूडो फोर्स कौन सा होगा, सेंटीपीटल। सेंटीपीटल फोर्स कितना होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सर्किल का रेडियस अगर आर है तो इस रेडियस को हम कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो इसके ऊपर सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। सेंटीफ्यूगल जो सूडो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स, ठीक है। अब वेट किधर होगा, उसका पर्सन का वेट जो होगा वो इस तरफ होगा, वो होगा mg। अब इस फोर्स और इस फोर्स का एक्चुअल में जो ओमेगा की वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई टी, 2 पाई टी होता है। और 2 की वैल्यू हम 2 है, पाई की वैल्यू 314, और ये जो होता है एक्सियल रोटेशन कितना है 24 आवर, तो 24, फिर इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7.3 इंटू 10 टू पावर समथिंग 5 रेडियन पर सेकेंड मिलता है। 7.27 इंटू 10 टू पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू जो अर्थ का एक्सियल रोटेशन है, स्पीड ऑफ एक्सियल रोटेशन, वो काफ़ी कम होता है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, और ये जो है लार्ज क्वांटिटी यानी बिग है। ये लार्ज क्वांटिटी mg है और ये है। तो अगर इनको देखें तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके तरफ होगा, तो रिजल्टेंट को हम इस तरफ ले लेते हैं, और ये mg डैश। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए और ये पैरेललोग्राम हो गया। इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल कर बना देते हैं। ये हो गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वेट mg, और ये हो जाएगा वेट mg इस तरफ। अब इसको हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमारा mg डैश होगा, और ये mg, और ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। इतना हुआ। इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया, तो देखें आगे बढ़ाएं तो ये हमारा कितना है, लेमडा है, तो ये भी लेमडा होगा, और इतना कितना होगा 180 माइनस लेमडा तो mg डैश। अब अगर पैरेललोग्राम थ्योरम वेक्टर में आप देखें, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट ये होता था आपका, क्या होता था, अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस लेमडा, ये है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसी को, और तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो देखिए यहाँ पे लेते हैं, कितना हुआ, mg डैश इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से mg का होल स्क्वायर, ये हो गया, b का मतलब एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब mg, और इसका मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर, b एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कास 180 माइनस लेमडा। कास 180 माइनस लेमडा जो होता है वो होता है हमारा माइनस कास लेमडा। 180 के साथ ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा कास लेमडा माइनस कास लेमडा। और देखें यम यहाँ पे है
और यहाँ पे m इंटू एम स्क्वायर, यहाँ पे भी एम स्क्वायर, यहाँ पे भी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर को बाहर लेते हैं और इससे काट देते हैं, तो हमारा m कैंसिल आउट हुआ, तो g डैश इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे g का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस, क्योंकि ये माइनस कर दिया है तो अब बचा क्या है, देखिए 2 है, g है आर ओमेगा स्क्वायर, 2g आर ओमेगा स्क्वायर और कास लेमडा, ये मिला हमको 2g आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और सीखना है कि देखिए कि अगर कोई स्मॉलर क्वांटिटी है और स्मॉलर क्वांटिटी का अगर वर्ग आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, तो और भी स्मॉलर क्वांटिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आप लोग मानते नहीं हैं, तो ये एक एग्जाम्पल ठोक देते हैं हम। आइए तो देखिए कि यहाँ पे हमने बोला कि स्मॉलर क्वांटिटी, मान लीजिए कि r अगर कोई क्वांटिटी है r और इसकी वैल्यू 0.2 है, तो हम r स्क्वायर करें तो ये 0.2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 0.04। छोटा हो गया कि नहीं बताइए, छोटा हो गया 0.2 और 0.04, तो ये स्मॉलर हो गई। तो अब ये देखिए ओमेगा है 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, और इस पर ओमेगा पर 4, तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो ये स्मॉलर क्वांटिटी है, तो इसको हम निग्लिजिबल मान लेंगे 0, इसको हम निग्लिजिबल कर देंगे, तो हमको मिलेगा g डैश इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर यहाँ पे -2g आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से कास लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे हमको मिल गया इतना, ये चीज़ हुआ। अब क्या करना है हमको, देखिए कि अब हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर के तरफ ले चलते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं और ये करते हैं कि एक और क्वांटिटी होती है उसको भी हम लिख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम बाहर करते हैं, तो बाहर निकाल कर लाए, ये ट्रायंगल हमारा हो गया आर हो गया, और ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हमने ले लिया इतना। और यहाँ पे देखें कि ये एंगल जेड है और लेमडा है, तो ये भी क्या हो जाएगा लेमडा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे लेमडा। अब कास लेमडा लें तो r अपन आर ई बेस अपन हाइपोटेनियस। अब आप ये सोच रहे होंगे कासे काहे ले रहे हैं और काहे नहीं हम ले रहे हैं, तो कास इसलिए लिए कि बेस हमको नोन है और हाइपोटेनियस नोन है, और कोई क्वांटिटी नोन नहीं है और कोई क्वांटिटी, इसलिए हमने बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन ढूंढा, कास लेमडा इक्वल टू आर अपन आर ई। तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर ई और कास लमंडा, ये हो गया। तो चलिए आइए अब रख देते हैं जी डैश इक्वल टू अंडर रूट हो गया जी स्क्वायर माइनस 2g और r की जगह पर हम रख देते हैं आर ई कास लेमडा, तो आर ई कास लेमडा और ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा ऑलरेडी है, तो ओमेगा स्क्वायर और कास लेमडा। चलिए तो जी डैश हमको मिल गया कितना,
यहाँ से जी स्क्वायर माइनस 2g, 2g ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया कास लेमडा, ये मिल गया हमको। सॉरी कास स्क्वायर लेमडा होगा, तो यहाँ से कास स्क्वायर लेमडा ये क्वांटिटी हमको मिली। अभी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ तक चाहें तो नोट कर लें और फिर आगे हम हल सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोगों का कितना मिलेगा देखते हैं। लिख लिया? ओके टाटा बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओ तो आ जाइए इस तरफ, अब खोपचा में लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए कि हमको लिखना है यहाँ पे जी डैश इक्वल टू मिल चुका है हम लोगों को कितना, जी डैश इक्वल टू ये काम और करते हैं यहाँ से। हाँ एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, जी स्क्वायर माइनस इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। कैसे कर दिया सर? अभी बता रहे हैं। कास स्क्वायर लेमडा और यहाँ पे जी को हमने डिवाइड कर दिया और आर ई छूट गया, तो आर ई को इधर लिख देते हैं। अब जी का हमने गुणा किया, जी को ही डिवाइड कर दिया इसलिए कर दिया। अब जी स्क्वायर को हम बाहर ले आते हैं, तो जी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से, तो क्या निकल कर आएगा जी, यहाँ हो गया 1, यहाँ जी स्क्वायर निकल चुका है और बच गया 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर अपान 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई अपान जी, और ये मिल गया कास लेमडा पर 1/2। फिर हमारे वही कंडीशन कि अगर इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू लेस देन 1 हो तो कास लेमडा, तो कास लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो 0 से 90 के बीच में, तो कास की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है और 1 से छोटी ही होगी। ओमेगा काफ़ी छोटा है और उस पर भी जी से भाग दिया जा रहा है। एक तो कौन सी कहावत है, नीम दूजे करेला चढ़ा। तो एक तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, छोटा है और जी से भाग दिया जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 होगी तो फिर यहाँ पे बाई अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं और 1/2 को कहाँ ले आ सकते हैं, आगे ले आ सकते हैं। तो जी यहाँ पे आएगा और 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई और अपान 2g, 1/2 आ रहा है तो 2 हमने नीचे लगा दिया और कास लेमडा, तो 2 ने 2 को मार दिया, ये चीज़ हुआ और ये चीज़ हमारा हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं जी और यहाँ पे 1 माइनस हो गया आर ई ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा अपान जी। अब जी को अंदर के तरफ गुणा करते हैं, तो जी को गुणा करेंगे तो जी माइनस जी ने जी को मार दिया, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया कास लवंडा और ये हो गया हमारा जी डैश। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जी की किसके साथ, लेटीट्यूड के साथ। तो लेटीट्यूड के साथ ये जी की फाइनल वैल्यू है। अब दो चीज़ हमको देखना है कि ये देखिए कि यहाँ से आप ये है लेटीट्यूड लेमडा हम लिए हैं, अब इसको हम इक्वेटर पर ला दें तो लौंडा क्या हो गया 0 और इक्वेटर से ऐसे कर दिया तो लौंडा क्या हो गया 90 डिग्री, यानी पोल पर 90 डिग्री लेमडा की वैल्यू होगी और इक्वेटर पर क्या होगी 0। तो हम ये देख लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ से और सीख लेते हैं। एट पोल एट इक्वेटर पहले ले लेते हैं, एट
इक्वेटर लें तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 0। लैम्डा को 0 रखा तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। दूसरी चीज, हम कहाँ चलते हैं, पोल पर, तो पोल हमको क्या लिखना है, पोल पर एट पोल, तो पोल पर आप चलेंगे तो लेम्डा जो होगा वो होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया कास 90 की वैल्यू 0, तो जी डैश इक्वल टू जी, यानी पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर मिनिमम होती है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन। अब लेटीट्यूड के साथ जी का वेरिएशन हम लोगों ने देखे। अब ये कि यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी का क्वेश्चन लेकर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि अर्थ जो होता है अपने रोटेशन को इंक्रीज कर देती है। तो किसी पर्सन का अर्थ जो है अपने रोटेशन को इंक्रीज कर रही है, तो जी टाइम पीरियड क्या होगा कि जी की वैल्यू, यानी किसी पर्सन का वेट जो होता है इक्वेटर पर 0 हो जाए। ये क्वेश्चन है जी की वैल्यू के लिए। तो नया कि मतलब नया टाइम पीरियड, हमको न्यू टाइम पीरियड फाइंड करना है। कब कि जब अर्थ अपने रोटेशन को इंक्रीज करती है, तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा कि किसी पर्सन का वेट जो होता है कहाँ पे, इक्वेटर पर 0 हो जाए। तो देखिए कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये ले सकते हैं कि एम जी डैश इक्वल टू 0, यही करना है हमको। तो इक्वेटर के लिए हम लोगों ने देखा था जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये था। अब एम जी डैश 0 मतलब जी डैश क्या है, 0 है, जी डैश 0 है, तो यहाँ हमने 0 कर दिया इसको। तो जी इक्वल टू आर ई, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर ई, ये हुआ। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट होगा जी अपॉन आर ई, ये हुआ। और ओमेगा की वैल्यू हम ले सकते हैं 2π/t इक्वल टू अंडर रूट जी बाई कितना हो रहा है, आर ई। अब t हमको फाइंड करना है, तो t फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इस तरफ t इधर लाते हैं, इसको इधर लाएं, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π अंडर रूट आर ई अपॉन जी, ये हुआ आर ई अपॉन जी, ये पलट जाएगा। तो अब सबकी वैल्यू, आर ई की वैल्यू हमको मालूम है 2 × 3.14, और ये हो गया 6400, 10 टू द पावर कितना करना है हमको, किलोमीटर है तो 3 कर देना है, और जी 9.8। ये जो टाइम पीरियड निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, हमको हावर में चाहिए, घंटा में चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 × 3.14, और ये होगा 6400 × 10⁻³ अपॉन 9.8, और यहाँ पे
60 इंटू 60 को हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.4 आवर ये मिलेगा न्यू टाइम पीरियड। यानी इतना रोटेशन हो जाए कि इक्वेटर पर किसी बॉडी का वेट 0 हो जाए तो कितना होना चाहिए। एक 24 आवर में बड़ी तेज घूमेगी पृथ्वी भाई, अर्थ 24 आवर में एक राउंड घूमती है, इसको तो 1.4 ही लग रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।